माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में जरा आराम से बैठिए, क्योंकि आज की ये कहानी शायद आपकी अपनी ही खामोशियों की आवाज है। शहर की उस भागती दौड़ती भीड़ में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम और आप अक्सर होते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक, पर अंदर एक अजीब सी कशमकश। वो अक्सर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से यही पूछता कि आखिर वो जो कर रहा है, क्या वही उसकी असली मंजिल है या बस एक रटेटाई जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गया है। आर्यन को लगता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसी कार की तरह है जिसके ब्रेक शायद जाम हो चुके हैं। इंजन में पूरी ताकत तो है, पर पहिए बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो कड़ी मेहनत करने के बाद भी वही खड़ा है जहां वो सालों पहले था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो अक्सर रातों को देर तक जागकर उन मौकों के बारे में सोचता जो उसके हाथ से निकल गए, उन रिश्तों के बारे में जो बिखर गए और उन सपनों के बारे में जो अब धुंधले पड़ने लगे थे। उसके मन में एक गहरा डर बैठा हुआ था, एक ऐसा डर जिसे वो कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाया। कहीं वो पूरी जिंदगी ऐसे ही क्वाइट डेस्परेशन यानी एक शांत मायूसी में तो नहीं बिता देगा। उसे महसूस होता कि उसके भीतर एक बहुत ही बेहतरीन इंसान दबा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक संगमरमर के बड़े से पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूरत छिपी होती है। बस उस पर जमी फालतू मिट्टी और पत्थर की परतों को हटाने की जरूरत थी। आर्यन की परेशानी ये नहीं थी कि उसके पास काबिलियत नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसके पास अपनी ही जिंदगी को समझने का कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं था। वो बस हालात के थपेड़ों के साथ यहां वहां टकरा रहा था, जैसे मेले में चलने वाली वो बम्पर कार जो दूसरों की टक्कर से अपनी दिशा बदल लेती है। एक दिन आर्यन की मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई जिनका नाम ब्रायन था। ब्रायन की आंखों में एक ऐसी चमक और सुकून था जो आर्यन ने बहुत कम लोगों में देखा था। ब्रायन ने आर्यन की उलझन को बिना कहे ही समझ लिया और उसे एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे एक मूर्तिकार ने एक बेजान पत्थर में से डेविड की बेमिसाल मूर्ति तराशी थी। ब्रायन ने आर्यन से कहा कि तुम्हारी असलियत भी वही डेविड है जो इन डर, शंकाओं और पुरानी कड़वी यादों के मलबे के नीचे दबी हुई है, और तुम्हारा असली काम सिर्फ उस कचरे को हटाना है जो तुम नहीं हो। आर्यन को पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद उसकी तरक्की में रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा वो अनकॉन्शियस ब्लॉक है जो उसे गोल गोल घुमा रहा है। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब उसने कुछ नया करने की कोशिश की थी तो उसे डांट पड़ी थी या शायद उसका मजाक उड़ाया गया था, और वहीं से उसके मन में आई कांट यानी मैं नहीं कर सकता का एक जहरीला बीज बो दिया गया था। उसे समझ आया कि ये जो फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन का है, ये कोई कुदरती चीजें नहीं है, बल्कि ये तो वो आदतें हैं जो उसने अनजाने में खुद पाल ली थी। ब्रायन ने उसे समझाया कि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के लोहे जैसे मजबूत नियम पर चलती है। यहां कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर तुम वही करोगे जो सफल और खुश लोग करते हैं, तो कोई ताकत तुम्हें वैसा बनने से नहीं रोक सकती, और अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। आर्यन सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी सोच इतनी रचनात्मक है कि वो अपनी हकीकत खुद बदल सकता है। उसे वो पुरानी मर्सिडीज वाली बात याद आई जिसमें एक छोटा सा वाल्व उल्टा लग जाने की वजह से वो अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी, और आर्यन को लगा कि शायद उसकी जिंदगी के कार्बोरेटर में भी कोई ऐसी ही छोटी सी सोच की गांठ बंधी है। आर्यन ने गौर करना शुरू किया कि वो दिन भर क्या सोचता है, और उसे हैरानी हुई कि उसका ज्यादातर वक्त उन चीजों के बारे में परेशान होने में बीतता है जो वो नहीं चाहता था। वो अपने ऑफिस की परेशानियों, पुराने दोस्तों की बेरुखी और अपनी कमियों का हिसाब लगाने में इतना मशगूल रहता कि उसे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि उसे असल में चाहिए क्या। ब्रायन ने उसे एक बहुत ही सादा पर गहरा सच बताया कि तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम ज्यादातर समय सोचते हो। आर्यन को लगा कि उसका दिमाग एक बगीचे की तरह है
जहां सालों से उसने सिर्फ जंगली घास और कांटों को उगने दिया है, और अब वो वहां फूलों की उम्मीद कर रहा है। उसे समझ आया कि लॉ ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का नियम कैसे काम करता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से हैं। अगर आर्यन को लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो वो अनजाने में व्यवहार ही ऐसा करता कि लोग उससे दूर हो जाते, और फिर उसका वह डर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी ही मान्यताओं ने उसके लिए एक जेल बना दी है, जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि उसके अपने ही विचारों की थी। उसने तय किया कि वो अब अपनी इन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को चुनौती देगा और देखेगा कि क्या वाकई वो उतना कमजोर है जितना वो खुद को समझता आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन ने अपनी सोच के पैटर्न्स को एक जासूस की तरह देखना शुरू किया। उसे दिखा कि कैसे वो हर नई चुनौती के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, मुझसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि उसके शरीर में एक अजीब सी जकड़न पैदा कर देता था। ब्रायन ने उसे बताया कि ये इनहिबिटिव नेगेटिव हैबिट पैटर्न है, जो उसने तब सीखा था जब वो छोटा था और उसे नई चीजों को छूने या आजमाने पर टोका जाता था। आर्यन को अपने बचपन की वो बातें याद आने लगी, जब उसे लगा था कि उसके माता पिता का प्यार कंडीशनल है, यानी वो तभी उसे प्यार करेंगे जब वो उनके मन मुताबिक चलेगा। इस डर ने उसे हाइपर सेंसिटिव बना दिया था। वो दूसरों की राय का इतना गुलाम हो गया था कि एक नया जूता खरीदने से पहले भी 10 बार सोचता कि लोग क्या कहेंगे। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा है, और इस चक्कर में उसने अपनी ऑथेंटिसिटी यानी अपनी असलियत को कहीं खो दिया है। उसे अपनी तुलना दूसरों से करने की जो बीमारी थी, वो दरअसल उसके अंदर की उस लव डेफिशिएंसी का नतीजा थी, जिसे वो बाहर की उपलब्धियों से भरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आर्यन को अब यह समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जिनकी राय से वो डरता है। ब्रायन के साथ बातचीत करते हुए आर्यन ने लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद के नियम के बारे में जाना। उसे समझ आया कि वो हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करता है, इसलिए उसकी जिंदगी में हमेशा वैसी ही स्थितियां पैदा होती है। उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने तय किया कि अगले 1 हफ्ते तक वो हर सुबह उठकर खुद से कहेगा कि आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। शुरू में ये उसे बहुत मजाकिया लगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी नजरों ने अब उन मौकों को देखना शुरू कर दिया है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देता था। उसे समझ आया कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। हम अपनी तरफ उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को खींचते हैं जो हमारे अंदर चल रहे विचारों के साथ मेल खाते हैं। आर्यन ने देखा कि जब वो खुद को कोसना बंद करता है और खुद का सम्मान करना शुरू करता है, तो ऑफिस में उसके सहकर्मी भी उसके साथ बेहतर बर्ताव करने लगे हैं। ये जादू नहीं था, ये तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का नियम था। बाहरी दुनिया सिर्फ हमारे अंदरूनी संसार का आईना होती है। आर्यन को यह जानकर बड़ी राहत मिली कि उसके सारे विचार और विश्वास सीखे हुए हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें अनलर्न भी किया जा सकता है। उसे अब यह समझ आ रहा था कि वो कोई लाचार शिकार नहीं है, बल्कि वो अपनी तकदीर का खुद मालिक बन सकता है, बशर्ते वो अपनी सोच की बागडोर अपने हाथ में ले ले। आर्यन के मन में अब एक नई लहर उठ रही थी। उसे अपनी सेल्फ कंसेप्ट की गहराइयों का अंदाजा होने लगा था। उसे समझ आया कि उसके व्यक्तित्व के 3 अहम हिस्से हैं। उसका सेल्फ आइडियल यानी वह इंसान जो वो बनना चाहता है, सेल्फ इमेज यानी वह आईना जिसमें वो खुद को देखता है, और सेल्फ एस्टीम यानी वो खुद को कितना पसंद करता है। उसने पाया कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे गिर चुका था, क्योंकि वो अक्सर खुद को वो वर्थलेस महसूस कराता था। ब्रायन ने उसे एक जादुई मंत्र दिया, आई लाइक माई सेल्फ, यानी मैं खुद को पसंद करता हूं। आर्यन को पहले तो ये कहने में बड़ी हिचकिचाहट हुई। उसे लगा कि ये तो बहुत स्वार्थी बात है,
पर ब्रायन ने समझाया कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम किसी और को भी सच्चा प्यार या सम्मान नहीं दे पाओगे। आर्यन ने दिन में कई बार इन शब्दों को दोहराना शुरू किया और उसे लगा जैसे उसके अंदर की वो खाली जगह धीरे धीरे भरने लगी है। उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी कड़वाहट और दूसरों के प्रति गुस्सा असल में उसकी अपनी ही कमजोरी का एक मुखौटा थे। अब जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ता, वो तेजी से खुद से कहता, आई एम रिस्पॉन्सिबल, यानी मैं जिम्मेदार हूं। इन 3 शब्दों ने उसे वो ताकत दी जो उसे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कामयाबी नहीं दे पाई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि जिम्मेदार होने का मतलब खुद को कसूरवार ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं पर कब्जा करना है। आर्यन अब अपनी जिंदगी की उस डेविड वाली मूरत को तराशने के लिए पूरी तरह तैयार था और उसे पता था कि अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दास्तां में आर्यन का सफर अभी तो बस शुरू हुआ है, जहां उसे अपने अतीत के उन भूतों का सामना करना है जिन्हें उसने बरसों से पाल रखा है। क्या वो उन बोझिल यादों को छोड़ पाएगा जो उसके पैरों की बेड़ियां बनी हुई है? क्या वो खुद को और दूसरों को माफ करने की उस हिम्मत को जुटा पाएगा जो उसे आजाद कर सकती है? ये सब हम आर्यन के साथ अगले पड़ाव पर महसूस करेंगे, जहां वो अपनी जिंदगी के उन बंद दरवाजों की चाबियां ढूंढेगा जिन्हें उसने खुद ही कहीं खो दिया था। अभी तो आर्यन ने सिर्फ ये जाना है कि वो रुक क्यों गया था, पर असली चुनौती तो तब शुरू होगी जब उसे उस ढलान पर खड़े पत्थर को धक्का देना होगा जिसे वो सालों से बस देख रहा था। क्या वो अपनी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से निकलकर उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ कदम बढ़ा पाएगा जिसका वो हकदार है? आर्यन की ये खोज हमें उस सच के करीब ले जाएगी जो हम सबके भीतर कहीं छिपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आर्यन अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे समझ आ रहा था कि उसकी असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उन जज्बातों से है जिन्हें उसने बरसों से सीने से लगा रखा था। ब्रायन ने उसे समझाया कि आर्यन, हम सब अपनी तकदीर के मालिक हैं, लेकिन हम अपनी चाबियां अक्सर दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। आर्यन ने गौर किया कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था और उसका सारा दिन उसी गुस्से की भेंट चढ़ जाता था। उसने महसूस किया कि उसका ये गुस्सा दरअसल एक विक्टिम यानी शिकार होने का एहसास था। उसे लगा कि जैसे उसके अंदर एक आग जल रही है और वो खुद ही उसमें रोज लकड़ियां डाल रहा है। ब्रायन ने उसे एक बहुत ही मजबूत औजार दिया और कहा कि अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए या तुम किसी को दोष देने लगो तो बस रुक कर कहना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आर्यन को यह सुनकर पहले तो धक्का लगा। उसे लगा कि किसी और की गलती की जिम्मेदारी वो क्यों ले, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो उस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर वो अपनी रिस्पॉन्स यानी अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जैसे ही उसने ये कहना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की वो बेचैनी अचानक शांत होने लगी है, जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी डाल दिया हो। आर्यन ने अपनी जिंदगी के उन पन्नों को पलटना शुरू किया जिन्हें वो कब का भूल जाना चाहता था। उसे याद आया कि कैसे वो आज भी अपने स्कूल के उन दिनों को याद करके दुखी होता था जब उसके साथ कुछ गलत हुआ था। ब्रायन ने उसे पेंसिल टेस्ट के बारे में बताया कि आर्यन, अगर तुम एक पेंसिल को बहुत जोर से पकड़कर रखोगे तो कुछ देर बाद तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा और दर्द करने लगेगा। वही हाल उन पुरानी यादों का है। पेंसिल को छोड़ने के लिए तुम्हें बस अपनी हथेली खोलनी है और वैसे ही उन यादों को छोड़ने के लिए तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। आर्यन को एहसास हुआ कि वो उन लोगों को सजा देने के चक्कर में खुद को ही सजा दे रहा था जिन्होंने उसे सालों पहले चोट पहुंचाई थी। उसने सीखा कि फॉरगिवनेस यानी माफी का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के गलत काम को सही कह रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस दर्द से आजाद कर रहे हैं। उसे समझ आया कि जब तक वो माफ नहीं करेगा वो वही अटका रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आर्यन के लिए सबसे मुश्किल काम था
अपने माता पिता को माफ करना। वो आज भी उन बातों के लिए उनसे नाराज था जो उन्होंने उसके बचपन में की थी। ब्रायन ने उसे एक बहुत ही गहरी बात कही कि आर्यन, तुम्हारे माता पिता ने अपनी समझ के हिसाब से अपना बेहतरीन दिया था। वे भी तो उसी परवरिश का नतीजा थे जो उन्हें मिली थी। वे भी इंसान थे, उनमें भी कमियां थी और डर थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आर्यन ने आंखें बंद की और कल्पना की कि वह अपने माता पिता के सामने खड़ा है और उनसे कह रहा है कि मैं आपको हर उस बात के लिए माफ करता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कई टन का बोझ उतर गया हो। उसे समझ आया कि जब वो उन्हें लेट ऑफ द हुक यानी आजाद करता है तो असल में वो खुद ही उस फंदे से आजाद हो जाता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहां उसने एक बच्चे की तरह जिद छोड़कर एक परिपक्व इंसान की तरह सोचना शुरू किया था। मापी के इस सिलसिले में आर्यन ने उन पुराने रिश्तों को भी याद किया जो कड़वाहट के साथ खत्म हुए थे। उसने महसूस किया कि वो आज भी उन लोगों से कुछ उम्मीदें लगाए बैठा था और वही इनकम्प्लीट एक्शन उसे बेचैन कर रहा था। ब्रायन ने उसे एक लेटर लिखने की सलाह दी, एक ऐसा तक जो उसे कभी भेजना नहीं था, बस अपने जज्बातों को कागज पर उतारना था। आर्यन ने उस तत्व में लिखा कि कैसे उसने उस रिश्ते में अपनी भूमिका स्वीकार की और कैसे वो अब उस इंसान को और खुद को आजाद करता है। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि जैसे ही उसने कागज पर आई विश यू वेल लिखा, उसके मन में उस इंसान के लिए जो नफरत थी वो एक ठंडे सुकून में बदल गई। उसे समझ आया कि इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी तालमेल न होना किसी की गलती नहीं है, ये बस मौसम की तरह होता है जो बदल जाता है। आर्यन को अब लगने लगा था कि उसका अतीत अब उसे पीछे नहीं खींच रहा, बल्कि वो एक धुंधली तस्वीर की तरह पीछे छूटता जा रहा है। लेकिन आर्यन की ये यात्रा यहां खत्म नहीं हुई थी। उसे सबसे बड़ी मापी खुद को देनी थी। वो अपनी पुरानी गलतियों और बेवकूफियों के लिए खुद को आज भी कोसता रहता था। ब्रायन ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि आर्यन, वो इंसान जो तुमने बरसों पहले वो गलतियां की थी और जो तुम आज हो, वो दोनों अलग है। आज तुम समझदार हो, अनुभवी हो और तुम अपनी उन पुरानी परछाइयों को सजा देना बंद करो। आर्यन ने पहली बार अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, आई फॉरगिव माई सेल्फ। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो उसे कहती थी कि तुम काबिल नहीं हो, अब दम तोड़ रही है। उसने सीखा कि सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वो है, उसके लिए आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी थी। आर्यन ने अब लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में सोचना शुरू किया। उसे समझ आया कि अब तक उसका नियंत्रण बाहरी था, वो हालात का गुलाम था, लेकिन अब वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, जहां वो अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद था। उसने डिजास्टर रिपोर्ट बनाना सीखा, जहां वह अपने डरों का सामना करता और पूछता कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जैसे ही उसने सबसे बुरे नतीजे को स्वीकार किया, उसका तनाव गायब हो गया और उसका दिमाग समाधान ढूंढने में लग गया। आर्यन को अब अपनी जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक चैलेंज यानी चुनौती लगने लगी थी। उसने अपनी शब्दावली बदल दी थी। अब समस्या उसके लिए एक अवसर थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में आर्यन ने अब अपने अतीत की बेड़ियों को काट दिया था, लेकिन क्या वह आने वाले कल के तूफानों के लिए तैयार था? क्या वो जीरो बेस्ड थिंकिंग के जरिए अपनी जिंदगी को नए सिरे से गए पाएगा? आर्यन का यह सफर अब उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जहां बदलाव ही इकलौता सच था। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यन अपने भविष्य का नक्शा खुद खींचता है और कैसे वो मास्टर ऑफ चेंज बनता है। अभी तो उसने सिर्फ रुकना सीखा था, अब उसे रफ्तार पकड़नी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस अनुभव में आर्यन अब एक ऐसे पड़ाव पर था जहां उसे समझ आ रहा था कि केवल अतीत को छोड़ देना काफी नहीं है, बल्कि आने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाना ही असली बुद्धिमानी है।
ब्रायन ने उसे एक गहरी बात समझाई कि आर्यन, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है बदलाव खुद। उसने आर्यन को अल्बर्ट आइंस्टीन की वो कहानी सुनाई जब उन्होंने अपनी क्लास को वही परीक्षा पत्र, एग्जाम पेपर दोबारा दे दिया जो पिछले साल दिया था। जब उनके सहायक ने टोका तो आइंस्टीन ने बड़ी सादगी से कहा कि सवाल तो वही है, पर उनके जवाब बदल चुके हैं। आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के पुराने जवाब अब काम नहीं आने वाले, क्योंकि हालात और दुनिया तेजी से बदल रहे हैं। ब्रायन ने उसे आगाह किया कि आज के दौर में जानकारी, तकनीक और मुकाबला इतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि अगर तुम अपनी जगह पर खड़े रहे तो तुम असल में पीछे की तरफ जा रहे हो। आर्यन ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा पैसा और सम्मान सोचने के काम में मिलता है, क्योंकि हमारे सोचने के अंदाज से ही हमारे फैसलों और उनके नतीजों की दिशा तय होती है। ब्रायन ने उसे एक्सट्रापोलेटरी थिंकिंग के बारे में बताया, यानी वो हुनर जिससे हम भविष्य में झांककर ये देख सके कि आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं और हम उनके लिए आज कैसे तैयार हो सकते हैं। आर्यन ने अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया। उसने क्राइसिस एंटिसिपेशन का अभ्यास किया, जहां वो उन सबसे बुरी परिस्थितियों की कल्पना करता जो उसके काम या निजी जीवन में आ सकती थी, ताकि वो पहले से ही उनके समाधान तैयार रख सके। उसने सीखा कि एक मजबूत इंसान वह है जो आने वाले तूफानों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उनके आने से पहले ही अपनी नाव की मरम्मत कर लेता है। ब्रायन ने आर्यन को सिनारियो प्लानिंग का एक और मजबूत औजार दिया। आर्यन ने अपनी जिंदगी के 5 साल बाद की एक साफ तस्वीर बनाई। उसका काम कैसा होगा, उसकी सेहत कैसी होगी और उसके रिश्ते कैसे होंगे। उसने मैजिक वैंड एक्सरसाइज की, जहां उसने कल्पना की कि उसके पास एक जादुई छड़ी है जिससे वो अपने भविष्य को बिल्कुल परफेक्ट बना सकता है। इस अभ्यास से उसे समझ आया कि उसकी असल मंजिल क्या है और वो किन बेमतलब की चीजों में अपना वक्त जाया कर रहा था। ब्रायन ने उसे एक कड़वा सच बताया कि ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे उन चीजों को ढो रहे हैं जिन्हें उन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में संक कॉस्ट कहते हैं। आर्यन ने उन रिश्तों और प्रोजेक्ट्स को पहचाना जिनमें वो सिर्फ इसलिए वक्त बर्बाद कर रहा था क्योंकि उसने उनमें अतीत में निवेश किया था, और उसने हिम्मत जुटाकर उन्हें अलविदा कहा। आर्यन ने अब 80/20 रूल को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। उसे दिखा कि उसके 80% नतीजे सिर्फ उसकी 20% गतिविधियों से आ रहे हैं। उसने अपना ध्यान उन जरूरी कामों पर लगाना शुरू किया जो उसे असल तरक्की दिला रहे थे। उसने महसूस किया कि री से शुरू होने वाले शब्द जैसे रीथिंक, रीइवैल्यूएट, रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर उसकी नई जिंदगी की बुनियाद है। ब्रायन ने उसे जीरो बेस्ड थिंकिंग के बारे में गहराई से समझाया कि अगर तुम्हें आज के ज्ञान के साथ किसी पुराने फैसले को दोबारा लेना हो तो क्या तुम वही चुनाव करोगे। अगर जवाब नहीं था तो आर्यन ने उस काम को तुरंत बंद करने की योजना बनाई। आर्यन के अंदर अब एक नई आजादी जन्म ले रही थी। उसने सीखा कि जब भी कोई बड़ी मुश्किल आए तो दुखी होने के बजाय एलिजाबेथ कुबलर-रॉस के गिरावट और स्वीकृति ग्रीफ स्टेजेस के चरणों को याद करना चाहिए। आर्यन ने देखा कि जब भी उसे कोई धक्का लगता वो पहले इनकार करता, फिर गुस्सा होता, पर अब वो तेजी से एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की तरफ बढ़ने लगा था। उसने खुद से 4 सवाल पूछने की आदत डाल ली। असल में क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, अब क्या किया जा सकता है, और अब मेरा अगला कदम क्या होगा। इन सवालों ने उसे एक असहाय शिकार से एक मास्टर ऑफ चेंज में बदल दिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में आर्यन अब सिर्फ अतीत की बेड़ियों से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि वो भविष्य की लहरों पर सवार होने के लिए भी तैयार था। लेकिन क्या उसके आसपास के लोग उसकी इस नई रफ्तार को अपना पाएंगे? क्या उसके रिश्ते इस गहरे बदलाव को झेल सकेंगे? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यन अपने रिश्तों में एक्सेप्टेंस और अप्रिशिएशन के 5 A's का इस्तेमाल करता है
और कैसे वो दूसरों के साथ जुड़ने के अपने तरीके को पूरी तरह बदल देता है। अभी तो उसने खुद को समझा था, अब उसे दूसरों को समझना और साथ लेकर चलना था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस मजेदार और गहरे सफर में आर्यन अब एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां उसे एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी और सेहत का सीधा नाता उन लोगों से है जो उसके इर्द गिर्द है। ब्रायन ने उसे हंसते हुए बताया कि आर्यन, इस कमरे में सबसे जरूरी इंसान कौन है? आर्यन ने अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर देखा तो ब्रायन ने टोकते हुए कहा कि वो इंसान तुम खुद हो। तुम्हारी पूरी दुनिया इस बात पर टिकी है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। आर्यन ने गौर किया कि जब वो खुद को नीचा दिखाता है तो वो अनजाने में दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करता है। उसे समझ आया कि सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो रिएक्टर कोर है जो उसके व्यक्तित्व की ताकत तय करता है। ब्रायन ने उसे समझाया कि अगर तुम दूसरों को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाले 5 व्यवहारों को अपनाना होगा, जिन्हें 5 A's कहते हैं। पहला था एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता। आर्यन ने सीखा कि लोगों की सबसे गहरी प्यास ये होती है कि उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे हैं। बिना किसी शर्त के उसे वो ब्रिजेट जोन्स डायरी वाली बात बड़ी सटीक लगी, जहां प्यार का मतलब था किसी को उसकी तमाम खूबियों और कमियों के साथ अपनाना। दूसरा था अप्रिशिएशन यानी सराहना। आर्यन ने अब हर छोटे मौके पर थैंक यू कहना शुरू किया। उसने देखा कि ये 2 छोटे शब्द लोगों के चेहरे पर कैसी जादुई चमक ले आते हैं, क्योंकि जब आप किसी की सराहना करते हैं तो उसे अपनी कीमत का एहसास होता है। तीसरा था एडमिरेशन यानी प्रशंसा। आर्यन ने लोगों की उन खूबियों को नोट करना शुरू किया जिन्हें उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया था, जैसे किसी की पाबंदी या किसी का अनुशासन। उसे समझ आया कि किसी के घर या उसके काम की तारीफ करना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि जुड़ने का एक गहरा तरीका है। चौथा था अप्रूवल यानी मंजूरी। ब्रायन ने उसे सिखाया कि प्रशंसा हमेशा तुरंत और साफ होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करे तो महीने के अंत का इंतजार मत करो, बल्कि उसी वक्त बताओ कि उसने क्या बेहतरीन किया है। 5वां और सबसे जादुई था अटेंशन यानी ध्यान देना, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है लिसनिंग या सुनना। आर्यन को ताज्जुब हुआ कि जो लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं वे कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। ब्रायन ने उसे सुनने की 4 कलाएं सिखाई। बिना टोके सुनना, जवाब देने से पहले थोड़ा रुकना ताकि सामने वाले को लगे कि उसकी बात को तौला जा रहा है, साफ समझ के लिए सवाल पूछना, और आखिर में उनकी बात को अपने शब्दों में फीडबैक की तरह दोहराना। आर्यन ने देखा कि जब वो किसी को पूरी एकाग्रता से सुनता है तो सामने वाले का आत्मसम्मान अपने आप बढ़ जाता है और उनके बीच का भरोसा मजबूत होने लगता है। आर्यन ने इस हुनर को अपने निजी रिश्तों और खासकर शादी की उलझनों को सुलझाने में इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। ब्रायन ने उसे अपनी और अपनी पत्नी की कहानी सुनाई, जहां उन्होंने तय किया था कि वे एक दूसरे को कभी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और एक दूसरे को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे वे हैं। आर्यन को समझ आया कि प्यार का असली मतलब ही दूसरे के विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता है। उसने अपनी कड़वाहट को छोड़कर अपने साथी की जरूरतों जैसे ध्यान, स्नेह और सम्मान पर ध्यान देना शुरू किया। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस भाग में आर्यन अब सिर्फ अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बना था, बल्कि वो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने वाला भी बन रहा था। उसने सीखा कि जब आप दूसरों का सम्मान बढ़ाते हैं तो आपका अपना आत्मसम्मान भी कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। लेकिन क्या आर्यन इस नई समझ के साथ अपने बड़े लक्ष्यों को पा सकेगा? क्या वह अपनी डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाएगा? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यन अपने जीवन के मिशन को लिखता है और 7 चरणों वाले लक्ष्य प्राप्ति के फॉर्मूले से अपनी दुनिया बदल देता है।
अभी तो उसने जुड़ना सीखा था, अब उसे जीतना था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस पड़ाव पर आर्यन के भीतर अब एक ऐसी साफ और दहकती हुई आग जल रही थी जिसे नेपोलियन हिल डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की स्पष्टता कहते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी वैसी ही बन रही है जैसे उसके विचार हैं, और उसे अपने मन को उन छवियों और जज्बातों से भरना होगा जो उस इंसान से मेल खाते हैं जो वो असल में बनना चाहता है। ब्रायन ने उसे आगाह किया कि आर्यन, बिना किसी दिशा के तुम सिर्फ गोल गोल घूमते रहोगे, जैसे कोई बिना रडार का जहाज हो। आजादी का असली मतलब है अपने लिए स्पष्ट मूल्य, वैल्यूज चुनना। आर्यन ने बैठकर अपने 5 सबसे जरूरी जीवन मूल्यों की एक सूची बनाई, जैसे अखंडता, इंटेग्रिटी और साहस, करेज, और ये तय किया कि अब से उसके हर छोटे बड़े फैसले इन्हीं मूल्यों के तराजू पर तौले जाएंगे। उसे महसूस हुआ कि जब आपके मूल्य साफ होते हैं तो आपकी चाल और आपकी आंखों की चमक में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। ब्रायन ने आर्यन को एक बहुत ही अनोखी और गहरी एक्सरसाइज दी, अपना खुद का ऑब्ituary यानी शोक संदेश लिखना। उसने आर्यन से कहा कि सोचो, तुम इस दुनिया से जा चुके हो और अखबार में तुम्हारे बारे में क्या छपा है, तुम लोगों की जिंदगियों में क्या असर छोड़ कर गए और तुम्हें किस तरह याद किया जा रहा है। आर्यन ने जब ये लिखा तो उसे पहली बार अपने जीवन के मिशन यानी लक्ष्य का असली बोध हुआ। उसे समझ आया कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। ब्रायन ने उसे लक्ष्य पाने का 7 चरणों वाला अचूक फॉर्मूला सिखाया। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे कागज पर लिख दो, क्योंकि जो लिखा नहीं गया वो सिर्फ एक इच्छा है। फिर उसकी एक समय सीमा, डेडलाइन तय करो और उन रुकावटों को पहचानो जो तुम्हें वहां पहुंचने से रोक सकती है। आर्यन ने अब उन अतिरिक्त कौशलों, स्किल्स की पहचान की जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीखने होंगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो ज्ञान उसे आज यहां तक लाया है वो उसे आगे नहीं ले जा पाएगा। ब्रायन ने उसे मोमेंटम प्रिंसिपल के बारे में बताया कि शुरुआत में 10 गुना ताकत लगती है, पर एक बार जब तुम चलना शुरू कर देते हो तो गति बनाए रखना आसान हो जाता है। आर्यन ने तय किया कि वो हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाएगा। उसने अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को संभालना सीखा और ये जान लिया कि समय प्रबंधन असल में जीवन का प्रबंधन है। उसने खुद से पूछना शुरू किया कि इस वक्त मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है। जैसे जैसे आर्यन अपने लक्ष्यों को हासिल करने लगा, उसका आत्मसम्मान आसमान छूने लगा। उसे वो पुरानी बात याद आई कि हर कामयाब इंसान कभी न कभी सबसे नीचे की पायदान पर खड़ा था, और अगर कोई और बेहतर कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने जरूरी हुनर को सीखकर ज्यादा अभ्यास किया है। आर्यन ने अब रिजल्ट्स ओरिएंटेशन को अपना धर्म बना लिया। वो सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय नतीजे लाने पर ध्यान देने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब आप समाज में अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं तो दुनिया आपको बदले में सम्मान और तरक्की देती है। आर्यन अब एक सकारात्मक व्यक्तित्व के 7 नियमों का पालन कर रहा था, जिसमें सकारात्मक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और सही मानसिक भोजन यानी प्रेरणादायक किताबें और ऑडियो प्रोग्राम शामिल थे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में आर्यन अब एक मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका था, जिसकी नजरें सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। उसने अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया और नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। लेकिन क्या आर्यन अपनी इस पूरी यात्रा के आखिरी सच को पचा पाएगा? क्या वो उन 7 महान सत्यों, 7 ट्रूथ्स को आत्मसात कर सकेगा जो उसे एक साधारण इंसान से एक असाधारण व्यक्तित्व में बदल देंगे? अगले और अंतिम हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आर्यन अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को पूरी तरह खोलता है और कैसे वह उस महान सत्य तक पहुंचता है जहां उसे एहसास होता है कि उसके लिए कोई सीमा बची ही नहीं है। अभी तो उसने लक्ष्य साधा था,
अब उसे अपनी सीमाओं को तोड़ना था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस आखिरी पड़ाव पर आर्यन अब उस शिखर पर था जहां से उसे अपनी पुरानी जिंदगी किसी धुंधले सपने की तरह लग रही थी। उसे अब वे 7 महान सत्य समझ आ रहे थे जो उसकी रग-रग में बस चुके थे। उसे यकीन हो गया था कि वो बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन और नेक इंसान है। उसे महसूस हुआ कि उसकी कीमत और उसकी अहमियत का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि वह अपनी निजी दुनिया का सबसे जरूरी केंद्र है। आर्यन को अब साफ दिख रहा था कि उसने अपनी सोच और अपने गहरे विश्वासों से ही अपनी इस नई हकीकत को बुना है। उसे समझ आया कि उसके भीतर छिपी हुई काबिलियत इतनी असीमित है कि अगर वो जन्म भी ले तो भी उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ब्रायन ने उसे विदा करते हुए बस इतना कहा कि आर्यन, हमेशा याद रखना कि तुम अपने विचारों को चुनने के लिए आजाद हो और यही आजादी तुम्हें अपनी किस्मत का मालिक बनाती है। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसके जीवन में कोई सीमाएं नहीं बची है, क्योंकि उसने अपने मन के उन बेमतलब के ब्रेक्स को हमेशा के लिए ढीला कर दिया है। उसने उन तमाम लोगों को दिल से माफ कर दिया था जिन्होंने उसे कभी भी चोट पहुंचाई थी, और इस मापी ने उसे एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वो सिर्फ अपनी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में बदलाव लाने के अपने मिशन के लिए जी रहा था। आर्यन की आंखों में अब वो ठहराव और गहराई थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपनी सेल्फ कंसेप्ट की परतों को हटाकर अपने असली रूप को पहचान लेते हैं। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि महान बनने के लिए बना है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, आर्यन को अपने भीतर एक अद्भुत शांति और इनर स्टिलनेस महसूस हुई। उसे पता था कि आने वाला कल चाहे जैसा भी हो, वो हर बदलाव को एक अवसर की तरह गले लगाने के लिए तैयार है। वो अब सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं था, बल्कि वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने वाला लेखक बन चुका था। आर्यन का ये सफर शायद यहां खत्म हो रहा था, पर उसकी असल आजादी की शुरुआत तो अभी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए, ये जानते हुए कि अब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आर्यन की ये कहानी आपके भीतर भी उस डेविड को जगाने में मदद करेगी जो शायद बरसों से तराशे जाने का इंतजार कर रहा है। याद रखिए, आपकी अपनी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है, बस आपको अपनी सोच की बेड़ियां खोलने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आवाज और एक नए सफर के साथ। तब तक अपने भीतर के उस बेहतरीन इंसान को निखारते रहिए।